जी बिल्कुल, मैंने भी घर वालों को बताया हुआ है, आपने भी घर वालों को बताया है, जल्दी आने। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिल्डिंग ऑफ जेट लिमिटेड। पेज तो कभी कभी नजर आ रहा होता है। एट 1 जनवरी 2018, साल के पहले दिन, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीड इट्स टैक्स बेस बाय 1275। कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द टैक्स बेस। ये टैक्स वालों की नजर में या एफआरएस की नजर में? बाय 1275। इन 2018 जेएल क्लेम टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 750 एंड चार्ज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 675। टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 675। सिंपल इंफॉर्मेशन। एट 31 दिसंबर, JL increased the carrying amount of building by 375 on account of revaluation। revaluation की वजह से इसने बिल्डिंग की प्राइस बढ़ा ली। कितने से बढ़ा ली? 375। बिल्डिंग डेबिट और DTL क्रेडिट। जी 375 इंटू 32% नहीं, कितना? 120, 68% टू 55। मैंने वो ना वार्म अप की एंट्री इसलिए नहीं की क्योंकि वार्म अप की एंट्री का जो है वो डाटा अवेलेबल नहीं है, शायद एसेट अकाउंट बुक वैल्यूज़ पे बन रहे हैं, तो ये वार्म अप की एंट्री का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो एट 31 दिसंबर का मतलब है ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है। एट 31 दिसंबर जेएल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय 375। अगर आप FR1 की क्लास में बैठे होते तो बिल्डिंग डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट 375, लेकिन अगर आप FR2 की क्लास में बैठे हैं तो बिल्डिंग डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट और DTL क्रेडिट। वार्म अप की एंट्री नहीं की, मैंने बताया हुआ रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होनी है, मुझे अच्छी तरह याद है रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होनी है, लेकिन मैंने एक एंट्री की है क्योंकि वार्म अप का डाटा अवेलेबल नहीं है। चलें जी, इस एंट्री को बिल्डिंग अकाउंट में पोस्ट करा दें। फिलहाल बिल्डिंग अकाउंट में रिवैल्यूएशन कितने से जी? बिल्डिंग डेबिट 250 खुदा के बिल्डिंग डेबिट 375, बिल्डिंग डेबिट 375। OCI में लेके जाएंगे, रूट कराएंगे 255 और DTL अकाउंट में 120। डू नॉट मिक्स अप थिंग, सिंपल अकाउंट। बिल्डिंग डेबिट डिंग डेबिट 370, नहीं अलग अलग ना करो, कंपाउंड एंट्री करो। ओके, अनलकीली डाटा अवेलेबल ऐसा है कि बीवीज नेगेटिव में हो रही हैं। अनलकीली डाटा अवेलेबल ऐसा है कि बीवीज नेगेटिव में हो रही हैं। अब कोई भी ऐसी फिगर एज्यूम करके दोनों जगह डाल दें जिससे उसकी बीवी नेगेटिव हो जाए, उसकी बीवी पॉजिटिव हो जाए, मादरत 1000 डाल दें, 2000 डाल दें, आपकी भी सोच वहीं गई जहां हमारे सोल्यूशन की सोच गई थी। 500 नहीं डालें, 500 इधर डालेंगे, 500 इधर डालेंगे तो जवाब नेगेटिव 250। 5000 डाल दें, लेकिन हम बरकत के लिए 1000 डाल रहे हैं। 1000 टैक्स वालों की नजर में रिवैल्यूएशन नहीं होती रिकॉर्ड, तो ये फिर 2275 हो जाएगा। 1000 दोनों जगह डाल दिया। वन 1975 250। सवाल की रिक्वायरमेंट, द DTL एज एट 31 दिसंबर 18 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। DTL एज एट 31 दिसंबर 18, एज एट 31 दिसंबर 18।
जी, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, DTL, 552, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। ये क्लास के बाद कोई आके पूछेगा कि 120 आप कहां लेके गए थे और 120 का क्या करना है। इधर देखें, सारे इधर देखें, अगर DTE मांगता, अगर DTE मांगता, आप मेरा साथ दीजिएगा एंड तक, अगर DTE मांगता, उसने फॉर द ईयर नहीं मांगा, अगर DTE मांगता तो मैं कैरी डाउन लिखता 552, ब्रॉड डाउन का डेटा अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल था, ब्रॉड डाउन का डेटा अवेलेबल था, 2275 माइनस 1000 इज 200 कितना, 1275, 1275 जरब रेट, ब्रॉड डाउन अल्लाह का शुक्र है निकल आना था, 12 ब्रॉड डाउन निकल आना था, ब्रॉड डाउन निकल आना था, डेटा अवेलेबल है। एक एंट्री करनी पड़नी थी, बिल्डिंग डेबिट सरप्लस इन ओसीआई, सरप्लस इन ओसीआई जहन में लाएं, जैसे IFRS 9 में ओसीआई में डाल रहे होते हैं चीजें, 255 रूट थ्रू ओसीआई, बिल्डिंग डेबिट 375, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, DTL क्रेडिट 120 और बैलेंसिंग फिगर DTE आती, आई डोंट नो इधर आती उधर आती, क्योंकि मैंने ये नहीं निकाला हुआ, बट DTE निकल सकता था, फिर 120 भी यूज होता। तो याद रखिएगा वो जो एंट्री होती है वो T काउंट में पोस्ट होती है। तो अब आप ये नहीं पूछना आपने कि वो 120 जो नजर आ रहा है वो कहां गया। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ पढ़ें क्या है, DTL एज ऑन। DTL एज ऑन कैसे निकलता है, किसी को याद हो? TTL एज ऑन, कैरिंग अमाउंट लिखते हैं, टैक्स बेस लिखते हैं और डिफरेंस ले लेते हैं। प्लीज नोट, ऊपर लिखें अगर DTE मांगता, तो ये सारा अकाउंट बन सकता था। पच्चीस पे शुरू होती है MFA की क्लास या 20 पे? 20 पे शुरू होते होते 22-23 हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं। जाना शुरू कर दें फिर अगर किसी ने जाना है तो। बस थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है MCQ की वजह से। वार्म अप की एंट्री क्यों नहीं की? डाटा अवेलेबल नहीं है। ये कमाल सवाल है, जिंदगी अगर वक्त देती तो नॉर्मल क्लास में करते। Which two of the following where carrying amount is will be equal to tax base? जहां कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होगी। अजीब वाले में नहीं, जो शुक्र वाले उसमें भी बराबर होती थी, दोनों सूरतों में, कई अजीब वाले में भी बराबर होती थी। और एक दफ़ा जब टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं और हम भी एक्रूअल अकाउंट, तो ब्रो पहला आइटम थोड़ा सा ऐसे है, उसकी अंग्रेजी मुझे समझानी पड़ेगी, बाकी सारा आसान है।
अच्छा जी, मैं बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूं। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कौन सी होगी, अच्छी वाली बुरी वाली? अच्छी वाली। कोई फिगर एज्यूम करवाएं जरा, कोई फिगर एज्यूम करवाएं। कभी 73 रुपये भी एज्यूम करवा दिया करें। अच्छा, कैपिटलाइज डेवलपमेंट, ये नजर आ गई, कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट। टैक्स वाले कहते हैं इट इज अलाउएबल अपॉन पेमेंट। अकाउंटिंग वालों ने क्या कर दी हुई है? कैपिटलाइज। अकाउंटिंग वालों ने क्या कर दी हुई है? कैपिटलाइज। टैक्स वाले क्या कहते हैं? इट इज अलाउड व्हेन पेड। इसका क्या मतलब है? इसको टैक्स पे जीरो लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टैक्स वालों ने फौरन खर्चे में डाल दिया। टैक्स वालों ने फौरन किस में डाल दिया? खर्चे में डाल दिया। कैपिटलाइज किसने किया? जल्दी बताएं। अकाउंटिंग वालों ने। अलाउड एज खर्चा अपॉन पेमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट पे हो वैसे वैसे खर्चे में डालते रहो, कैपिटलाइज ना करो। तो टैक्स वालों ने किस में डाल दिया? तो क्या मैं इसको कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर ले रहा हूं या डिफरेंट ले रहा हूं? डिफरेंट ले रहा हूं। तो इसका मतलब है मेरा एक सही हो गया, अब एक मुझे पता चल गया, तीन में से अब दो रह गए हैं कि दो तुक्के मार दूं। विच टू पूछा हुआ है उसने, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ABC में से दो टिक्को मारने हैं। पेज 439। इनकम रिसीवेबल that will never be taxable. Income receivable that will never be taxable. एग्रीकल्चर इनकम रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है 25 रुपए। इनकम रिसीवेबल इट विल नेवर बी टैक्सेबल। सोचें जरा, टैक्स बेस सोचें, इसके टैक्स बेस सोचें। अगर मैं टैक्स बेस जीरो ले ली तो नुकसान क्या होगा? ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है, फिर टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। तो मैंने कहा था एग्जेम्प्ट इनकम के केस में जबरदस्ती ये साइन लगा के खतरे का इसको बराबर लें। याद आ रहा है? तो ऐसी इनकम जो रिसीवेबल है लेकिन माफ है तो उस पर टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आ सकता। और इसी तरह का एक और लफ्ज बोलें, डिडक्शन पेबल। बोलें खर्चा पेबल डेट विल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन। उसमें भी हमेशा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्यों बराबर लेनी है? परमानेंट डिफरेंस ना है। तो यहां कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर आएगी, क्योंकि ये कौन सा वाला सिनेरियो था? सबर वाला, शुक्र वाला, अजीब वाला? अजीब वाला। हमारा सवाल क्या चल रहा है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कब बराबर आएगी? अलाउंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब टैक्स वाले तब माइनस करने देंगे जब राइट ऑफ करो। ये तो यार मशहूर जमाना एडजस्टमेंट है। मुझे बताएं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आती थी तो उसकी कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग वालों की किताबों में आ रही होती थी, इट विल बी अलाउड व्हेन। इसका मतलब है टैक्स वाले इसको नहीं मानते। ये तो मशहूर जमाना चीज है, मैं बचपन से पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल से हर प्रोविजन की टैक्स बेस जीरो होती है और कैरिंग अमाउंट कुछ ना कुछ होती है। तो इसको भी क्या कर दें? क्रॉस। नाउ इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दीज थ्री देन अन्य वाट टिक कर दें पेपर में इसको, क्योंकि उसने कितने पूछे हैं? दो। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दीज थ्री। अच्छा जी, यार ये थोड़ी सी जो ना अंग्रेजी की वो मार रहा है, तो इसको आप समझने की कोशिश करें। अंग्रेजी की मार रहा है। खर्चे पेएबल, हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी अकाउंट, प्रिपेयर टी अकाउंट। खर्चे पेएबल, ये सारा मैं किस लाइन की बेस पे कर रहा हूं? सिर्फ खर्चे पेएबल, खर्चे पेएबल। अगले साल पे होंगे तो इस साल कहां जाएंगे? एक्सपेंस में।
अकाउंटिंग वालों ने किस साल खर्चे में डाला है? इस साल। अब देखना है टैक्स वाले क्या चाहते हैं, ताकि पता चले वो कैश अकाउंटिंग फॉलो करें या एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें। इतना सा नोट कर लें, इतनी सी लाइन को हाईलाइट करके, खर्चे पेएबल। स्टूडेंट्स जा नहीं रहे इसलिए मैं थोड़ा और लेट हो जाऊंगा। अच्छा जी, आगे अब देखना पड़ेगा टैक्स वाले क्या चाहते हैं। खर्चे हैव बीन डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग करंट टैक्स। करंट टैक्स डिडक्ट कैलकुलेट करते हुए भी इनको डिडक्ट कर लें। मैंने कहा था ये ना ऑलरेडी बड़ा अजीब सा लफ्ज़, एक दफ़ा पहले भी ये आया था, द खर्चे हैव बीन डिडक्टेड इन करंट टैक्स। करंट टैक्स में भी ये माइनस कर लें कहते हैं हमें कोई मसला नहीं, डिडक्ट कर लें। टैक्स वालों के लिए वर्किंग करने जब आए ना तो कहते हैं करंट टैक्स में भी इसको माइनस कर लें। हम कहेंगे ऑब्वियसली हमने माइनस कर लिए और डबल तो माइनस नहीं अब करने, तो टैक्स वाले कह रहे हैं इनको कर लें यार, करंट टैक्स में माइनस कर लें। आई रियली एग्री द इंग्लिश इज रियली टफ, बट अंदर की बात है, डिडक्ट हो चुके हैं, इस तरह समझ लो, डिडक्टेड इन करंट टैक्स, करंट टैक्स में डिडक्ट हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली यार ये अगर करंट टैक्स में डिडक्ट हुए हैं तो अकाउंटिंग वालों ने भी तो डिडक्ट किए हुए हैं, तो इसका मतलब इस तरह ना समझिएगा कि करंट टैक्स में डबल डिडक्ट हो गए हैं और अब हमने कुछ पेपर के अंदर करना है, ऐसी बात नहीं है। वो फिर बताना ये चाह रहा है कि जब कभी करंट टैक्स तुम निकालो ना, कई दफा टैक्स वाले ना हमारे पीबीटी से नहीं चलते, ये भी सुन लें, कई दफा वो अपनी सेल से चलते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। तो टैक्स वाले सेल से चल रहे थे, करंट टैक्स निकाल रहे थे, उन्होंने कहा यार ये इधर डिडक्ट कर लो, हमने कहा हम भी डिडक्ट करने को कह रहे हैं, हालांकि अभी पे नहीं हुए। आप बता दें अगर मैंने भी खर्चे में डाल दिया है और वो भी इसी साल खर्चे में डलवा रहे हैं, तो वो मजबूरन मान रहे हैं कि ये क्या है, पेबल है। वो मजबूरन मान रहे हैं ये क्या है। अगर उन्होंने लिखा होता इट विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड इन नेक्स्ट ईयर, फिर वो कैश अकाउंटिंग फॉलो करे होते। अगर वो कह रहे हैं कि करंट टैक्स में माइनस कर लो, जरा एंट्री बनाए टैक्स वालों की नजर में, वो कह रहे हैं करंट टैक्स में माइनस कर लो, एंट्री बनाए टैक्स वालों की नजर में, एंट्री बनाए टैक्स वालों की नजर में, करंट टैक्स में माइनस कर लो, पे नहीं हुआ वा, सवाल नहीं लिखा हुआ पे नहीं हुआ वा, एक्सपेंस डेबिट, कैश कैसे, पे ही नहीं हुआ वा, वो कह रहे हैं डिडक्ट कर लो करंट टैक्स में, एक्सपेंस डेबिट पेबल। यू आर मजबूर कि आप पेबल क्रेडिट करें, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं, डिडक्ट कर लो। हमने कहा कैसे डिडक्ट करें, उसने कहा करो बस जो मर्जी है, हम तुम्हें खुली छूट दे रहे हैं, डिडक्ट करो। तो डिडक्ट करने में एंट्री क्या कर सकते हैं, जरा सोचें, खर्चा डेबिट, कैश क्रेडिट तो कर नहीं सकते, पेबल क्रेडिट कर दिया आपने, अब बोले पेबल का लफ्ज, इसका मतलब डबल एंट्री तो वो पूरी करेंगे। जब पेबल क्रेडिट होगा तो पेबल विल अपीयर इन बैलेंस शीट। तो एक लॉजिक ये और दूसरी लॉजिक ये कि हमने भी खर्चे में डाले, वो भी करंट टैक्स में खर्चे में डालने को कह रहे हैं, तो सेम, तो इसका मतलब है एक्रूअल अकाउंटिंग। तो आई रियली एग्री दैट द वे दिस अंग्रेजी इज बीइंग पुट इज रियली टफ। टैक्स वाले भी डबल एंट्रीज करते हैं, टैक्स वाले भी डबल एंट्रीज करते हैं, एंट्री का सिंगल इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन वो ऑब्वियसली हम टैक्स वालों की बैलेंस शीट बनाते हैं, इसलिए कभी जिंदगी में नजर नहीं आई हमें। जी, डिडक्टेड का लफ्ज टैक्स वालों के लिए यूज होता है, डिडक्टेड, अलाउड, टैक्सेबल, चार्जेबल, ये वाले लफ्ज टैक्स वालों के लिए यूज होते हैं। चलें जी भाई, प्लीज एमएफए की जिनकी क्लासे जाएं। Which of the following will not give rise to deferred tax? Maybe asset, maybe liability. Which of the following will not give rise to deferred tax? सवाल सेम है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का बराबर है, यही पूछ रहे हैं। इधर भी तो देखें, इट विल नॉट गिव डेफर्ड टैक्स, सवाल वही है, सवाल वही है, सवाल वही है। क्या सवाल है बोलें, सवाल आ जाके वही है, क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का बराबर है, और यही सवाल है उसका, सेम, ही इज रिपीटिंग द क्वेश्चन।
बताओ, कहते हैं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कब बराबर है। उल्टे तरीके से उसने कैसे पूछा, कब डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। देखते हैं कब डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिशिएट कर दिया है 10 रुपए, टैक्स वालों ने डेप्रिशिएट कर दिया है 12 रुपए, तो कैरिंग अमाउंट हो गई 90 और टैक्स बेस हो गई 88। अब तो मेरे ख्याल से आएगा। इट इज अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। वो तो पूछ रहे कब नहीं आएगा, इस ऑप्शन को छोड़ें। खर्चे P&L में चले गए हैं लेकिन टैक्स वाले इसको माइनस नहीं करने देंगे, तो इस पर डेफर्ड टैक्स तो नहीं आता। ये तो परमानेंट डिफरेंस है। ये कौन सा डिफरेंस है, इन पर डेफर्ड टैक्स नहीं आता कभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टू डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स किस पे आता है, डेफर्ड टैक्स किस पे आता है, ऑन टेम्परेरी डिफरेंस। तो इस पे तो डेफर्ड टैक्स राइज नहीं होगा। कब कब नहीं राइज होगा, पॉइंट बी में राइज नहीं होगा। सी, रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज नॉट अलाउड इन टैक्स। इधर आएंगे, रीवैल्यूएशन इज अलाउड इन अकाउंटिंग बट इट इज नॉट अलाउड इन टैक्स। This is carrying amount, this is tax base, it is giving deferred tax. The question is asking when it will not come. I repeat, revaluation is not allowed in tax. टैक्स वालों की नजर में रिवैल्यू नहीं हो सकता एसेट, ये तो आपको पता है। हमेशा अकाउंटिंग वालों की नजर में रिवैल्यू होता था। तो अकाउंटिंग वालों ने रिवैल्यू कर लिया, टैक्स वालों ने रिवैल्यू नहीं किया। तो जब हमने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकाले तो इनमें फर्क आ गया। ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। जब कभी टैक्स वाले जब कभी बेचेंगे हम करंट टैक्स की वर्किंग में तो गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। तो डेट इज वेरी टेम्परेरी डिफरेंस। इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें। वो पूछ रहे कब नहीं आनी, इसको टिक ना करें। अनयूज लॉसेस, ये तो ऐसे तंग किया उसने। अनयूज लॉसेस पे तो डेफर्ड टैक्स आता है। यहां हम लिखते हैं अनयूज लॉसेस और यहां लिखते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। हाँ, खुदा ना खासा ये लिखा होता अनयूज लॉसेस एंड इन होल लाइफ नो प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड एट ऑल। फिर मैंने कहा था अनयूज लॉसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अनयूज लॉसेस है, इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या आएंगे, प्रॉफिट्स, और उसमें से ये लॉसेस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो ये 3 सवाल आए हुए हैं पास पेपर के अंदर जिनको हमने डिस्कस किया है। ये वाला सवाल क्लास में हो चुका हुआ है। OL सेल्स प्रोडक्ट विद अ 1 ईयर वारंटी, पास पेपर क्वेश्चन 10 है। ये फिगरें भी याद होंगी, 54 मिलियन, 49 मिलियन और सेल का 2%। अच्छा, और यही सवाल वो 19 वाला दोबारा है, ऑरेंज लिमिटेड वाला। इस एक सवाल में उसने DTE पूछा है और एक में उसने CTE पूछा है, बस ये उसने किया। अच्छा, MCQ 17 करके क्लास खत्म करें। The balance sheet of nitrogen include the following: deferred tax, asset या liability? Excellent, liability. DTL, CTP 160 और CTP 130. Tax charge in P&L is 270. ये कौन सा होगा P&L वाला? ये P&L वाला कौन सा होगा? CT होगा, DT होगा या CT DT दोनों होगा? टैक्स चार्ज इन P&L, सोचें कौन सा होगा, टोटल होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, 2 अकाउंट खोलें, DTL और टैक्स पेएबल। DTL का ब्रॉड डाउन बताएं, कैरी डाउन, करंट टैक्स पेएबल। ये तरह अकाउंट पहली दफा बना रहा हूं। ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, पेड और CTE। मेरे तो ख्याल से CTE आएगा ना, क्योंकि DTE उस अकाउंट में जाना है। तो ये तरह पहली दफा अकाउंट बनाए, ये तरह बनाए।
करंट टैक्स पेएबल, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, CTE और कैश। फिगर्स डलवाएं, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल 130, नोट बनाएं 7.1, अब जरा कोशिश करें ये अकाउंट्स टैली कर दें। इसको मिसिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं और वो पूछ रहे टैक्स आपने पे कितना किया है। इन दोनों में से कोई बैलेंसिंग निकल सकती है या दो मिसिंग है? दो मिसिंग है। किस अकाउंट में कैश नहीं आता कभी भी? हाँ, डेफर टैक्स तो कभी भी कैश नहीं आया आज तक अकाउंट में। डेफर टैक्स अकाउंट में हमेशा तीन चीजें आती थी, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन और DTE। करंट टैक्स पेबल अकाउंट ही मादरत मैंने आपके सामने पहली दफा बनाया है, इसमें तो कैश गवर्नमेंट को पे होता है। अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा अकाउंट मैं पूरा करूं, डेफर टैक्स वाला, करंट टैक्स वाला? डेफर टैक्स वाला, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। इधर बैलेंसिंग आएगा, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, इधर बैलेंसिंग आएगा 1। इसको निकाल कर कहां पुट करूं, खर्चे में या रिवर्सल में? खर्चे में। बैलेंसिंग भी क्या आ गया, कितना? 100। एक्सेलेंट। ये है जी वर्किंग 1 और ये है वर्किंग नंबर 2 और ये है वर्किंग नंबर 3। 170 कहां से आया? वर्किंग 1 से। हम तो डेटा ही पुट कर सकते हैं, बाकी फिगरें तो बैलेंसिंग ही आनी है। फिर आप बता दें क्या बैलेंसिंग निकालूं? वर्किंग 3 में क्या बैलेंसिंग निकालूं? 100 बैलेंसिंग निकाल लें। सवाल की इंफॉर्मेशन में हाईलाइट कर देता हूं ताकि वो किसी को कंफ्यूजन ना हो। सवाल में सिर्फ ये दिया हुआ था। अब इस 100 को कहां यूज करूं? इट इज फ्रॉम वर्किंग नंबर 3। $130, ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। ये एडजस्टमेंट ना असल में पहले FAR 2 में होती थी प्रॉपर, जब कैश फ्लो बनती थी। असल में ये जो टैक्स पेड है ना, ये कैश फ्लो के अंदर जो है फाइनेंसिंग में जाता था, ऑपरेटिंग में जाता था, इन्वेस्टिंग में जाता था। टैक्स पेड किसी को याद है? ऑपरेटिंग में जाता था, ऑपरेटिंग में सबसे एंड पे। तो असल में कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड की फिगर निकालने के लिए 3 वर्किंग्स FAR 2 में करनी पड़ती थी जब कैश फ्लो FAR 2 में होती थी। तो ये 3 वर्किंग्स करते थे जिसके बाद टैक्स पेड निकलता था। तो जहन में रख लें, अगर कभी टैक्स पेड मांगा कैश फ्लो के लिए तो 3 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। इसमें एक वर्किंग मैंने आज नई बनाई है आपके सामने, करंट टैक्स पेएबल का T अकाउंट। बाकी 2 वर्किंग्स पुरानी हैं। ठीक है जी, ओके। कल इंशाल्लाह 1:50 पे कोशिश करते हैं, कुछ 4-5 सवाल और कर लें इसके।